हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं रघुप्ता आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी देश की कार्यपालिका में संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के तत्वों का समन्वय पाया जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसके कार्यपालिका में संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था दोनों पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। जिनको भी आता है कमेंट जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इन दोनों देशों की कार्यपालिका में समन्वय देखने को मिलता है। सर समन्वय का मतलब क्या होता है? सहयोग पूर्व ढंग से कार्य करना ताकि एक साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यानी कि दोनों में मिलजुल कर काम करना ताकि एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इसी को समन्वय कहा जाता है। चलो नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है ये बताना है। जिनको भी पता है कमेंट करना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है न्यायालयों द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। ठीक है, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। सर न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है न्यायालय के पास एक ऐसा शक्ति है कि वह कार्यपालिका और विधायिका द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर सके और यह देख सके कि वे संवैधानिक अनुरूप है या फिर नहीं। नेक्स्ट है, उदारवादी दर्शन से संबंधित प्रमुख विचारधारा है। यानी कि उदारवादी दर्शन से संबंधित जो प्रमुख विचारधारा है वह इनमें से क्या है। तो ये है व्यक्तिवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यक्तिवादी। जिनको भी पता था सभी कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो उदारवादी दर्शन एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सहमति पर आधारित होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कौन सी विचारधारा निरंकुश समाजवादी राज्य की स्थापना करती है। ठीक है, यानी आपको बताना है कौन सी विचारधारा है जो निरंकुश समाजवादी राज्य की स्थापना करती है। ऑप्शन है व्यक्तिवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी या फिर सर्वाधिकारवादी। तो जिनको भी पता है कमेंट करो, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मार्क्सवादी। कौन सी विचारधारा निरंकुश समाजवादी राज्य की स्थापना करती है, तो ये करती है मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवादी एक ऐसा विचारधारा है जो जर्मन दर्शन कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स के विचार पर आधारित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, न्यायपालिका का मूल कार्य क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि न्यायपालिका का जो मूल कार्य है, मूल कर्तव्य है, वह क्या है। कानून निर्माण करना, कानूनों को कार्यान्वित करना, कानून के आधार पर न्यायिक निर्णय देना या फिर राज्यपालों की नियुक्ति करना। तो आपके हिसाब से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कानून के आधार पर न्यायिक निर्णय देना। ठीक है, जो भी कानून बनाया गया है संसद द्वारा उसी के आधार पर निर्णय देना ये न्यायपालिका का कर्तव्य है। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकार के लेख जारी करते हैं। तो भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकार के लेख जारी करते हैं। ये करते हैं नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए। ठीक है, नागरिकों के जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकार के पत्र जारी करते हैं। नेक्स्ट है, परंपरागत उदारवाद का प्रारंभ रूप कहाँ विकसित हुआ। यानी आपको बताना परंपरागत उदारवाद का जो प्रारंभ रूप विकसित हुआ वह किस देश में हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस। जिनको भी पता है कमेंट करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, परंपरागत उदारवाद का जो प्रारंभ रूप विकसित हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला है, किसकी राजनीतिक दर्शन उदारवाद और आदर्शवाद के अद्भुत मिश्रण है। यानी आपको बताना है ऐसा कौन है जो आदर्शवाद और उदारवाद दोनों का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, हीगल, एडम स्मिथ या फिर डेविड रिकार्डो। जिनको भी पता है कमेंट करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टी.एच. ग्रीन का। ठीक है, टी.एच. ग्रीन का राजनीतिक दर्शन उदारवाद और आदर्शवाद का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट है, निजी संपत्ति का सर्वाधिक विरोध कौन सी विचारधारा करती है। यानी आपको बताना है निजी संपत्ति का जो सर्वाधिक विरोध करती है, ठीक है, वह इनमें से कौन सी विचारधारा करती है। ऑप्शन है प्रजातंत्रवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी या फिर पूंजीवादी। तो ये करती है मार्क्सवादी। ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा मार्क्सवादी। संपत्ति का जो सर्वाधिक विरोध करती है ये कौन सी विचारधारा करती है, तो ये करती है मार्क्सवादी विचारधारा। चलो नेक्स्ट है, परंपरागत उदारवाद के सबसे प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो परंपरागत उदारवाद के जो सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे, ठीक है, ये थे जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक और जे.एस. मिल। ठीक है, जॉन लॉक और जे.एस. मिल दोनों उदारवाद के प्रमुख प्रतिपादक कहा जाता है। अगला है, आधुनिक जनतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक उदारवाद के सबसे प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो आधुनिक डेमोक्रेटिक उदारवाद की जो सबसे प्रमुख प्रतिपादक है ये कौन है, जिनको भी पता है कमेंट करना। तो ये है टी.एच. ग्रीन। ठीक है, टी.एच. ग्रीन है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद के प्रमुख प्रतिपादक। चलो नेक्स्ट है, उदारवाद दो पृथक तत्वों का सम्मिश्रित है। यानी कि उदारवाद जो है वह दो पृथक यानी कि दो अलग अलग तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। ये कथन किसने कहा था। ठीक है, यानी कि आपको बताना है उदारवाद जो दो अलग अलग पृथक मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। ये कथन जो कहा था ये किसने कहा था। ब्राइस मैकगवन, जॉर्ज सेवाइन, हरमन फाइनर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैकगवन। ठीक है, उदारवाद जो दो अलग अलग पृथक सम्मिलित है, ठीक है, इसमें से एक है लोकतंत्र, दूसरा है व्यक्तिवाद। ये कथन मैकगवन ने कहा था। चलो नेक्स्ट है, उदारवाद का नितांत विपरीत विचारधारा है। यानी कि उदारवाद का जो नितांत विपरीत विचारधारा है वह इनमें से कौन है, ये है सर्वाधिकारवाद। ठीक है, सर्वाधिकारवाद। सर सर्वाधिकारवाद का मतलब क्या होता है। तो देखो ये एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य को पूर्ण शक्ति और अधिकार प्रदान करती है। इस विचारधाराओं में राज्य के नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रण किया जाता है।
जिसमें उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ, सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधियाँ और व्यक्तिगत विचार भी शामिल है। चलो नेक्स्ट है, उदारवाद निम्न में से किन किन बातों पर विश्वास करता है? तो उदारवाद निम्न में से किन किन बातों पर विश्वास करता है? मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है मानवीय विवेक में आस्था एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है उपयुक्त सभी। आदर्शवाद निम्न में से किन बातों में विश्वास करता है? तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद के सिद्धांतों को सबसे पहले व्यवहारिक रूप देने का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी कि मार्क्सवाद के सिद्धांतों को जो सबसे पहले व्यवहारिक रूप दिया वह इनमें से कौन दिया? लेनिन, मार्क्स को, चाउ एन एलाई को या फिर ज्ञाना जिया? तो इनमें से कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लेनिन को। ठीक है, मार्क्सवाद के सिद्धांत को सबसे पहले व्यवहारिक रूप देने का जो श्रेय है ये किसे है? लेनिन को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, उदारवाद का घर निम्न में से किस देश को कहा जाता है? तो उदारवाद का जो घर कहा जाता है वह कहा जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है कि उदारवाद का जो घर कहा जाता है वह किससे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है, ऐसा आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, उदारवाद की जो प्रमुख समस्या थी वह इनमें से क्या थी? तो उदारवाद की जो प्रमुख समस्या थी वह थी व्यक्तियों और राज्यों के संबंधों पर पूर्ण विचार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, व्यक्तियों और राज्यों के संबंधों पर पूर्ण विचार की ये प्रमुख समस्या थी। चलो नेक्स्ट है, मार्क्सवाद के सिद्धांतों को सबसे पहले व्यवहारिक रूप देने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मार्क्सवाद के सिद्धांतों को सबसे पहले व्यवहारिक रूप देने का जो श्रेय प्राप्त है वह प्राप्त है लेनिन को। ठीक है, ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा। अगला है, राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बतलाया। तो राज्य को पृथ्वी पर जो ईश्वर का अवतार बताया वो किसने बताया? देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य को जो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया वह बताया था हीगेल ने। ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, हीगेल। नेक्स्ट है, किसके विचार में मनुष्य की दो इच्छाएं होती है? तो दो इच्छाएं किसके विचार में होती है? तो ये होती है ग्रीन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीन के विचार में मनुष्य की दो इच्छाएं होती है। ये दो इच्छा कौन कौन सा है? तो ये है भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा। ठीक है, भोग की इच्छा में क्या होता है? ये ऐसी इच्छा होती है जो भौतिक सुख हो, जैसे कि धन का अर्जन करना, भोजन करना, वासना करना, ये सभी क्या हो गया? भोग की इच्छा हो गया। मोक्ष की इच्छा क्या हो गया? ये होती है भौतिक सुखों के परे। ठीक है, जो भी भौतिक सुख है उसके परे आत्मज्ञान प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये सभी क्या हो गया? मोक्ष इच्छा होगी। ठीक है, तो ग्रीन के अनुसार मनुष्य की दो इच्छा होती है। ठीक है, भौतिक और मोक्ष, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला है, आदर्शवाद राज्य को मानता है। तो आदर्शवाद राज्य को कौन मानता है? तो ये मानता है साध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साध्य। नेक्स्ट है, आदर्शवाद के विचारक है। तो आदर्शवाद के जो विचारक है वह इनमें से कौन कौन है? ऑप्शन है कांट, ग्रीन, हीगेल या उपयुक्त सभी। तो जिनको भी पता है कमेंट करना। तो आदर्शवाद के जो विचारक है वह है उपयुक्त सभी, कांट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और हीगेल, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? यानी कि जोड़ने का कार्य कौन करता है? ठीक है, जनता और शासन के बीच जो एक कड़ी होता है, एक जुड़ाव होता है, ठीक है, इसका कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य करता है राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल द्वारा ही जनता और शासन के बीच जोड़ने का काम करता है, जुड़ने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, राज और पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतार है, यह पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक देवी विचार है, ये कथन किसका है? यानी कि राज तो पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार के रूप में है, ये पृथ्वी का अस्तित्वमान एक देवी विचार है, ये कथन जो कहा था, ठीक है, ये कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया था? हीगेल के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक्स समाजवाद का साधन है। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद का साधन कौन है? तो ये है मत पेटी और संसदीय कानून। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत पेटी और संसदीय कानून, ये प्रजातांत्रिक समाजवाद का साधन है। अगला है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, ये कथन किसका है? तो राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, ये कथन कहा था ग्रीन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीन ने। नेक्स्ट है, उग्र आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। तो उग्र आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार क्या होगा? राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है, राज्य आंतरिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंकुश है, राज्य स्वतंत्रता का मूर्ति रूप है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये सभी आप कमेंट कर बता सकते हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।